हेलो स्टूडेंट्स, अपन पिछले टॉपिक में पढ़ रहे थे डी एंड ए ब्लॉक तत्व है। कौन से? डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनमें अपन ने इनके सामान्य गुणों की बात करी थी और सामान्य गुणों में इनकी ऑक्सीकरण अवस्था, इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करी थी। आज अपन जो पिछले टॉपिक में ये तीन टॉपिक पढ़ लिए थे अपन ने, प्रथम संक्रमण श्रेणी के गुणधर्म। प्रथम संक्रमण श्रेणी के गुणधर्म कौन कौन से? परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या, आयनन ऊर्जा और धात्विक गुण। ये इसके तीन गुण अपन ने पढ़ लिए थे। कौन कौन से? परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या, आयनन ऊर्जा और धात्विक गुण। परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या में अपन ने पढ़ा था कि संक्रमण श्रेणी यानी किसमें लेते हैं? आवृत में। किसमें? आवृत में। और आवृत में बाएं से दाएं जाने पर पहले आकार में कमी आती है, फिर लगभग समान रहता है और लास्ट में इसमें वापस आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। कमी किसके कारण आती है? प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण। बराबर होता है कब? जब प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव दोनों क्या हो? एक दूसरे के बराबर हो। और आकार में वृद्धि कब होती है? जब परिरक्षण प्रभाव प्रभावी नाभिकीय आवेश से ज्यादा हो। ठीक है, ये तो करी थी अपने आकार की बात। दूसरी थी आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा के लिए बोलते हैं कि संक्रमण तत्वों की आयनन ऊर्जा लगभग बराबर होती है। क्या होती है? लगभग बराबर। क्यों? क्योंकि इनका आकार में ज्यादा फर्क नहीं होता। इसके कारण इसकी जो आयनन ऊर्जा है वो 6 से लेकर 11 इलेक्ट्रोवोल्ट के मध्य होती है। कितने? 6 से लेकर 11 इलेक्ट्रोवोल्ट के मध्य इनकी आयनन ऊर्जा होती है। अगला होता है धात्विक गुण। तो धात्विक गुणों की बात करी थी कि प्रबल धात्विक गुण तब होंगे जब इन्हें प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होगी और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होगी? वृद्धि। तो जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, धात्विक गुण या इसकी बोलते हैं कि कठोरता या धात्विक सामर्थ्य, बंध सामर्थ्य, ये बढ़ते जाएंगे। और कहां तक बढ़ेंगे? क्रोमियम तक। सबसे अधिक बंध सामर्थ्य किसका होगा? क्रोमियम का। इनके कारण धात्विक गुणों के इनके कारण ये क्या होते हैं? इनके उच्च गलनांक बहुतनाक होते हैं, कठोर होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। ये अगला जो अपना चौथा है वो है ऑक्सीकरण अवस्था। डी एंड ए ब्लॉक तत्व किसकी? डी एंड ए ब्लॉक तत्व है, जिसमें सबसे पहले कौन सा पढ़ा है? डी। और डी में कौन सी? प्रथम संक्रमण श्रेणी, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। कौन सी अवस्था? ऑक्सीकरण अवस्था। तो आज अगर बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। अब देखो डी ब्लॉक तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था यानी डी ब्लॉक तत्व कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। एक तो ये बोलते हैं कि डी ब्लॉक तत्व जो प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात करते हैं, इनमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती है। कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती है। और उसका कारण क्या है? अब देखो, डी ब्लॉक तत्वों की प्रथम संक्रमण श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d 1 से 10 4s2। किसका? प्रथम संक्रमण श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d 1 से 10 और 4s2। इसके कारण इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो डी ब्लॉक तत्व हैं ये 2 से अधिक भी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। अब बोला इसका कारण क्या है? क्योंकि बाह्यतम कोश तो ये है, ज्यादा ज्यादा इसी के इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए और ये +2 से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं दर्शाना चाहिए। लेकिन हकीकत में ये होता है कि ये +2 से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। तो इसका सबसे मेन कारण ये है कि 3d और 4s इन दोनों में, ये दोनों जो कोश है इनमें ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। किसका? ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। इसके कारण से ये 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकते हैं। इसके कारण से डी ब्लॉक तत्व जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है ये +2 से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं। अब वो कौन कौन सी करते हैं, कौन सा तत्व अधिक करता है, कौन सा कम करता है, वो बोला किस पे डिपेंड करता है। तो उसकी बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले
यदि अपन तत्वों की बात करें तो सबसे पहले यहां लिखते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये 10 तत्व है जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के 10 तत्व होते हैं। इनकी बात करें तो अपन ने लिखा था कि 3D 1 से 10 और 4s की, ठीक है। तो 4s में देखो इलेक्ट्रॉन, इसमें 4s में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सब में कितने कितने? 2, कितने? 2, ठीक है। लेकिन क्रोमियम और कॉपर में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक एक होते हैं। कैसे देखो, 2 2 2 1 2 2 2 2 1 और 2, ठीक है। इसके बाद में डी में 3D में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से इसकी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होती है, ठीक है। अब देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक बार मैं नीचे इसके लिख देता हूं कि 3D में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ताकि आपको समझ में आ जाए 3D में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या ये, ठीक है। तो स्कैंडियम की बात करते हैं तो ये नंबर पे आता है 21। 21 का मतलब 2 या 18 और 2 20, 20 और 1 21, ठीक है। इसके बाद टाइटेनियम में 2 22 23। अब यहां पर किसमें? क्रोमियम की बात करी थी, तो क्रोमियम में अपन ने बोलते हैं कि नॉर्मल 3D4 4s2 होता है, लेकिन ये क्या होता है, इसका स्थायित्व अधिक नहीं होता, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन s से किसमें आ जाता है? 3D में। किसमें? 3D में। इसके कारण इसमें 1 बचता है और इसके अंदर कितने हो जाते हैं? क्रोमियम में कितने हो जाते हैं? 5। कितने हो जाते हैं? 5। फिर अगले के अंदर इसमें 2, वो ही इसमें कितने हो गए? 5। Fe की बात करते हैं तो Fe के अंदर बात करते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 6 7 8। अब जब कॉपर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D9 4s2 होना चाहिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाता है? 3D9 वाले में। 9 से क्या हो जाएगा? 10। तो इसका स्थायित्व क्या होता है? अधिक होता है, इसलिए ये 10 और ये 10। ये टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 3D में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो तो उस तरीके से। अब अपन बोलते हैं कि 3D में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। किसमें? 3D में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो देखो अयुग्मित मतलब 3D में कितने कक्षक होते हैं? 5। ये लो 5 कक्षक। सबसे पहले अपन एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यानी इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। दूसरे के लिए अपन ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 और 1 2, यानी टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2, ठीक है। तीसरे की वेनेडियम की बात करते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 3 3 टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 3, ठीक है। अब क्रोमियम की बात करते हैं तो क्रोमियम में अभी इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 और टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5, ठीक है। अब मैंगनीज की बात करते हैं तो मैंगनीज में भी कितने हो गए? 2 के तो 1 क्या 2 और इसमें कितने हैं? 5, तो 5 के 5। आयरन की बात करते हैं तो आयरन में कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन डालने, 1 2 3 4 5 और 1 6, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बचे? ये तो युग्मित हो गया, 1 2 3 और 4, ये दो 4। 7 का मतलब ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये 2 तो युग्मित हो गए, 1 2 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी एक कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन, युग्मित यानी एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगला 8 है तो ये 8 होने पर कितने बचते हैं? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगला कितना है? 10 है तो 10 में कंप्लीट। कितना हो गया? कंप्लीट। ये 0 और ये 0। समझ में आ गया? तो ये इसमें होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये 4s में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये क्या थे? कुल इलेक्ट्रॉन। अब मैं यहां से कुछ इलेक्ट्रॉनों को एक बार हटाता हूं। अब देखो इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं। कौन सी क्या अवस्थाएं? ऑक्सीकरण अवस्थाएं। इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। 1 2 3 5 5 4 3 2 0 और 0। अब इसकी इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं। तो सबसे पहले स्कैंडियम की बात करते हैं तो ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम की बात करते हैं तो ये
2 इलेक्ट्रॉन ये और एक, तीनों को साथ में निकाल के +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। स्कैंडियम केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है और वो कौन सी दर्शाता है? +3, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालते ही ये अगला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आयनन ऊर्जा की जरूरत पड़ती है वो बहुत कम हो जाती है, यानी 2 निकालते ही तीसरा आसानी से निकल जाता है। तीसरा यहां से क्या होता है? आसानी से निकल जाता है, इसलिए +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। टाइटेनियम की बात करते हैं तो +2 भी दर्शाता है, +3 और +4 तक ऑक्सीकरण अवस्था ये दर्शाता है, 2, 3 और 4। वेनेडियम की बात करते हैं तो +2, +3, +4 और +5 तक दर्शाता है। क्रोमियम की बात करते हैं तो जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है उनकी बात करूं तो +2, +3 और +6, +2, +3 और +6, ये तो इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। और बाकी आप ये 1 से लेकर 6 तक सभी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है, लेकिन उनके यौगिक नहीं पाए जाते या फिर अस्थायी होती है। लेकिन इसके लिए आप ये बोल सकते हो कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्रोमियम में एस में कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्रोमियम +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है। क्रोमियम +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है, ठीक है। इसके बाद मैंगनीज की बात करते हैं तो मैंगनीज में +2, +4, +6 और +7 तक, यानी ये 2 से लेकर 7 तक सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है, लेकिन ज्यादातर यौगिक +2, +4, +6 और +7 के ही पाए जाते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं आयरन की। किसकी? आयरन की। आयरन की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +2 और +3 होती है। क्या होती है? +2 और +3, यानी 4 तक दर्शा सकता है, लेकिन सामान्य होती है +2 और +3 के अंदर होती है। कोबाल्ट की बात करते हैं तो इसमें भी +2 और +3, +2 और +3। निकल की बात करते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में इसका आकार बहुत कम हो जाता है तो इसके आगे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। +2 और +4, +2 और +4। कॉपर की बात करते हैं तो +1 और +2, जबकि जिंक की बात करते हैं तो +2। कॉपर में अगला इलेक्ट्रॉन यदि निकलना है तो वो किसमें से निकलेगा? 3d10 होगा, 3d10 में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। हालांकि स्थायित्व तो है, लेकिन ज्यादा ऊर्जा देने पर वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं ये स्थायी होती है इसके कारण। अब ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं आपको याद करने की या फिर समझने की, तो देखो इनको समझने का और याद करने का तरीका की बात करते हैं। स्कैंडियम के लिए आपको +3 कंफर्म है। इसके अंदर 4 टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2, 3 और 4 तक। इसमें 2 और 3 5 हो गए, 2, 3, 4, 5 तक हो गए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 5 और 1 6 है, तो 2, 3, 4, 5, 6 तक जाएगी, लेकिन चौथी और 5वीं नंबर की ऑक्सीकरण अवस्था है वो ज्यादा स्थायी नहीं होगी। समझ में आ गया? अगला 2 और 5 कितने हो गए? 7, तो 2 से लेकर 7 तक ऑक्सीकरण अवस्था है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। लेकिन 3 और 5 वाले के कम यौगिक पाए जाने के कारण अपन ज्यादा उसको पढ़ते नहीं है, वरना आप लिख सकते हो +3 और +5 भी लिख सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी किताबों में इनको कंप्लीट ही दिया हुआ मिलता है, जिसको पढ़ने में भी आपको आसानी होती है, लेकिन फिर भी वहां पर भी अपन ये बोलते हैं कि कौन सा अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, कौन सी बहुत रेयर पाई जाती है, यानी ना के बराबर बहुत कम यौगिक उनके पाए जाते हैं, तो अपन ने उनको लिखने की यहाँ पर चेष्टा नहीं करी। ऐसे ही आयरन की बात करते हैं तो आयरन में यहाँ पर +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती है, या तो +2 या +3, ठीक है। ऐसे ही कोबाल्ट की बात करते हैं तो +2 और +3। निकल में 2 और इसमें 1, 3 के लिए 1 निकलने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन और दे देता है, तो 2 भी पाई जा सकती है और 4 भी। इसके अंदर 1 और 2 और इसके अंदर 2। ये ऑक्सीकरण अवस्था किसके है? ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं किनकी? प्रथम संक्रमण श्रेणी की। प्रथम संक्रमण श्रेणी की ये अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, और इनका परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने का कारण ये है कि 3d व 4s कोषों में ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। इसके कारण से ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं यानी एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाते हैं, एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाते हैं।
ठीक है। इसमें 4s के इलेक्ट्रॉनों में आपको दिक्कत कहीं पर भी नहीं है, अपन ने पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पढ़ लिया। क्रोमियम में और कॉपर में s में एक एक इलेक्ट्रॉन थे, देख लो चाहे। इसके बाद में 3d में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आपको पहले क्या करना है, युग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं। क्या करना है, युग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं। फिर उसमें से देखना है कि उसमें कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो जितने युग्मित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 5 और 5, यहां तक तो दिक्कत नहीं है। उल्टा चलो तो 4 3 2 और यहां पर 0 और 0, ये इनकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण अवस्थाएं हो जाएगी। अब इन ऑक्सीकरण अवस्थाएं के कुछ पॉइंट पढ़ते हैं कि इनके क्या कौन से गुण होते हैं, उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो एक बार ऑक्सीकरण अवस्थाएं तो अपन यहीं पे रखते हैं। इधर अपन बात करते हैं इनके गुणों की, ऑक्सीकरण अवस्था के गुणों की बात करते हैं। अब देखो, सबसे पहला इसका सबसे पहला देखते हैं, स्कैंडियम एंड जिंक की बात करते हैं। किसकी, स्कैंडियम व जिंक की। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है, इसमें ये दो ही तत्व ऐसे हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी में ये दो ही तत्व है। कौन से, स्कैंडियम और जिंक। स्कैंडियम और जिंक, ये दो ही तत्व ऐसे हैं जिनकी एक एक ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। कितनी, एक एक ऑक्सीकरण अवस्था। स्कैंडियम की प्लस की 3 और जिंक की प्लस की 2, केवल यही है जिनकी एक एक ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती है। बाकी सारी की सारे जो भी तत्व है संक्रमण श्रेणी में, सभी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। तो याद रहेगा आपको कौन कौन सी, स्कैंडियम और जिंक। स्कैंडियम और जिंक। दूसरा देखो, दूसरे की बात करते हैं अपन। तो दो तत्व ऐसे हैं जो +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। कौन सी, +1, बाकी और कोई भी +1 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता। वो कौन कौन से हैं, क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, और कॉपर में भी कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। इस कारण से ये +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, तो मैं आपको बताऊं तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d5 4s1 और कॉपर का होता है 3d10 4s1। यानी ये एक इलेक्ट्रॉन यदि यहां से निकल जाएगा तो इसके बाद में जो 3d5 है, कौन सा, 3d5, ये अर्धपूर्ण, क्या है, अर्धपूर्ण कक्षक है, इसलिए इसका स्थायित्व अधिक होता है। तो अगला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ऐसे ही कॉपर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलता। तो आप लोग बोल सकते हो कि क्रोमियम एंड कॉपर ये दोनों +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, बाकी और कोई भी नहीं। स्कैंडियम और जिंक केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, स्कैंडियम +3 और जिंक +2। इसके बाद में इसके तीसरे गुण की बात करते हैं, तो अपन बोलते हैं कि स्कैंडियम व जिंक के अलावा जो भी तत्व है वो सभी एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, जो +3 से लेकर +7 तक होती है। एक तो +2 है ही, और +3 +4 +5 +6 और +7, यानी +2 से आगे +3 +4 +5 +6 और +7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। +2 से +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। ये इसका तीसरा कारण है। अब देखो इसके अंदर चौथा, एक चीज और बोल सकते हो इसके अंदर, तीसरे के अंदर आप, कि अपन ने बोला +2 से +7, तो +2 से आगे जो +3 से +7 है, +2 तो कौन से हो गए, S कक्षक के हो गए, और 3 से 7 वाले कौन से हो गए, D कक्षक के हो गए। तो D कक्षक में जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, D कक्षक में जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, क्या होगी, ऑक्सीकरण अवस्था +3 से अधिक होगी।
ऑक्सीकरण अवस्था +3 से अधिक बढ़ेगी। देखो यहां पर 1 आया, 2 1 3, 2 आया, 2 2 कितने हो गए 4 तक, 5 आए 5 तक, 5 1 6 तक, 5 2 7 तक। एक मिनट इलेक्ट्रॉन अब कितने 4, यानी 4 और 2 कितने हो गए 6, लेकिन सामान्य ऑक्सीजन कितनी आएगी +3 तक, फिर 3 और 2 आ गए, वापस कम आ गई, वापस कम। यानी जैसे जैसे एग्जिट इलेक्ट्रॉन की संख्या कहां तक बढ़ती है, यहां तक बढ़ती है, तो ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ गई। जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था वापस एग्जिट इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी, क्या होगी, ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या होगी, घटेगी। तो +3 से +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने का कारण क्या है, डी ब्लॉक तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का बढ़ना। तीन कारण हो गए। चौथा देखो, चौथा है बोलते हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, स्थायित्व बढ़ता है। क्या होता है, स्थायित्व बढ़ता है। जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, इनके यौगिकों का स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है, स्थायित्व बढ़ता है। कैसे, ये जो संक्रमण श्रेणी के तत्व होते हैं, ये ज्यादातर ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ में यौगिक बनाते हैं। दो तत्व कौन कौन से, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इनके साथ में क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। और उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि इनकी विद्युत ऋणता क्या होती है, बहुत अधिक होती है, और आकार क्या होता है, छोटा। विद्युत ऋणता बहुत अधिक और आकार छोटा होने के कारण ये इनके साथ में बहुत अच्छे यौगिक बनाते हैं। तो जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, इनका स्थायित्व बढ़ता है। ये कौन सा हो गया, स्थायित्व की बात करिए, स्थायित्व, ठीक है। चार कारण हो गए। पांचवा देखो, पांचवें की बात करते हैं अपन। तो ये बोलते हैं कि इनके जब यौगिक बनेंगे, तो इनमें आयनिक और सहसंयोजक गुण, कौन कौन से, आयनिक और सहसंयोजक गुण। तो इनके लिए बोलते हैं कि जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, आयनिक गुण कम होते हैं और सहसंयोजक गुण क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, आयनिक गुण कम होते जाते हैं और सहसंयोजक गुण क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि ऑक्सीकरण अवस्था समानुपाती 1 आयनिक, और ऑक्सीडेशन स्टेट समानुपाती सहसंयोजक। यानी +2 से +3 +4 +5 +6 और +7 तक जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी, सहसंयोजक गुण बढ़ेंगे। और उसके कारण क्या है, उसका कारण ध्रुवण शक्ति व ध्रुवण से आप समझा सकते हो कि सहसंयोजक गुणों के लिए क्या बोलते हैं कि धनायन का आकार क्या होना चाहिए, छोटा। तो जैसे जैसे धातु की ऑक्सीकरण अवस्था यानी धनावेश बढ़ेगा, तो जैसे जैसे धनावेश बढ़ेगा तो आकार में क्या होगी, कमी। आकार में कमी होगी तो सहसंयोजक गुणों में क्या होगी, वृद्धि। सहसंयोजक गुणों में क्या होगी, वृद्धि। तो अपन बोलते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने से सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं तथा ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने से आयनिक गुण कम होते हैं। तो न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिकों में आयनिक पाए जाते हैं और अधिक ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिकों में सहसंयोजक गुण पाए जाते हैं। तो आप लोग ये बोल सकते हो कि आयनिक व सहसंयोजक गुण। छठी की बात करते हैं। तो 6 के लिए अपन बोलते हैं, अगला पॉइंट इसकी बात करें तो कि संक्रमण धातुओं के यौगिक जब ऑक्साइड के साथ में जुड़े हो, इनके साथ में ऑक्साइड्स के साथ में जुड़े हुए हो, तो जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, +2 से +3 +4 +5 +6 +7,
तो वैसे वैसे इनकी अम्लीयता बढ़ती है। क्या होती है? इनकी अम्लीयता बढ़ती है, क्षारीयता घटती है। अम्लीयता बढ़ती है और क्षारीयता घटती है। पहले चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज होगी क्रियाशीलता भी क्या होती है? बढ़ती है। अम्लीयता बढ़ेगी तो क्रियाशीलता क्या होगी? बढ़ेगी। तो इनके लिए आप बोल सकते हो कि इनकी अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाओं की बात करते हैं अपन। कि जैसे Mn के यौगिकों की बात करूं तो MnO3 और MnO4- ये यौगिक की बात करते हैं। तो यहां पर Mn की ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीजन -2 में है, तो ऑक्सीजन की अवस्था क्या होगी? Mn की +2। कौन किसकी ऑक्सीकरण अवस्था देख रहे हैं? मैंगनीज की। किसकी? मैंगनीज की। यहां पर +2 दर्शा रहा है, यहां पर ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। कितनी होती है? -2। तो इसकी -2 तो इसकी +2। दूसरी एक ऑक्सीजन की -2 तो 3 ऑक्सीजन हो गए, 3 की कितनी हो गई? माइनस की 6 हो गई। तो प्लस कितने चाहिए? 6। तो कितने मैंगनीज है? 2। तो एक मैंगनीज की कितनी होगी? प्लस की 3। एक ऑक्सीजन की -2 तो 2 की कितनी होगी? माइनस की 4। तो यहां पर मैंगनीज की क्या हो गई? प्लस की 4। एक की -2, 3 की -6, तो यहां पर +6। और ये कितनी हो गई? यहां पर मैंगनीज की एक ऑक्सीजन की -2 होती है, तो 4 की कितनी होगी? माइनस की 8। माइनस की 8 हो गई, तो एक ये कम हो गई क्योंकि माइनस ऊपर लगा हुआ है, तो माइनस के साथ के लिए क्या हो गया? प्लस के साथ। ये ऑक्सीकरण अवस्था रहती है। तो इसके लिए बोलते हैं कि ये होता है जो MnO है, ये किसके गुण दर्शाता है? क्षारीय। किसके? क्षारीय। ये दोनों किसके दर्शाते हैं? उभयधर्मी। किसके? उभयधर्मी। और ये किसके गुण दर्शाते हैं? अम्लीय। किसके? अम्लीय। ये इनके गुण की बात करते हैं कि जब कम ऑक्सीकरण अवस्था होती है क्षारीय, मध्यम में होते हैं तो उभयधर्मी, और अधिक ऑक्सीकरण अवस्था में अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए और भी ले सकते हो आप, TiO भी ले सकते हो, और भी यौगिक मिल जाते हैं आपको अलग अलग। मैंने अपने एक मैंगनीज के एक साथ लेके देख लिए। कम ऑक्सीकरण अवस्था में ये क्षारीय होते हैं, बीच वाले मध्य वाले में उभयधर्मी, और +6 और +7 के अंदर यहाँ पर क्या होते हैं? ये अम्लीयता प्रदर्शित करते हैं। तो ये लो अम्लीय गुण। सातवां बोलते हैं शून्य ऑक्सीकरण अवस्था। कहते हैं शून्य ऑक्सीकरण अवस्था। शून्य ऑक्सीकरण यानी प्रथम संक्रमण समूह के कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जो शून्य ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? शून्य ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें तो आप इसको FeCO5, इसमें Fe की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है। इसमें Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? शून्य। ऐसे ही NiCO4, ऐसे ही CrCO6, यानी इन यौगिकों में Fe, Ni, Cr इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती है? शून्य होती है, यानी ऑक्सीकरण अवस्थाएं शून्य। तो ऑक्सीकरण अवस्था की ये अपने कितने पॉइंट है? 6 पॉइंट है। कौन कौन से? स्कैंडियम और जिंक। ओनली एक ही ऑक्सीकरण अवस्था +3 तो स्कैंडियम दर्शाता है, +2 जिंक दर्शाता है। क्रोमियम और कॉपर दोनों +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इसके बाद में इनके अलावा जो बाकी और यौगिक है स्कैंडियम और जिंक के अलावा, वो +3 से +7 तक, +3 से +7 तक जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, +3 से +7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं बढ़ती जाती है। अगला स्थायित्व, यानी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ इनका स्थायित्व बढ़ता है। अगला आयनिक व सहसंयोजक गुण। आयनिक गुण
ऑक्सीजन अवस्था बढ़ने के साथ में घटते हैं, लेकिन सहसंयोजक गुण ऑक्सीजन अवस्था बढ़ने के साथ में बढ़ते हैं। उसके बाद में अम्लीय गुण, कम ऑक्सीजन अवस्था में सारे, अधिक पर अम्लीय। उसके बाद शून्य ऑक्सीकरण, कुछ ऐसे भी यौगिक है जो शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में पाए जाते हैं। कौन कौन से? FeCO का होल 5, NiCO का होल 4 और CrCO का होल 6। तो ये इनकी ऑक्सीकरण अवस्था की बात करिए, किसकी? प्रथम संक्रमण श्रेणी की। अब अगले टॉपिक के अंदर अपन उत्प्रेरकीय गुण और चुंबकीय गुणों की व्याख्या करेंगे।